लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसका नाम है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का, उसका ये लेसन 2 है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है हम लोगों ने कुछ मात्रा में पहले भी देखी है हमारी प्रीवियस क्लासेस में 11th 12th में, और कुछ सेंस में हो सकता है 9th और 10th में भी देखा हो हमने। तो नेशनल इनकम के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए क्या है कि जब आज हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं तो उस समय नेशनल इनकम का नाम बहुत बार आता है, और हम लोग बहुत बार टीवी में भी दिखाते हैं कि नेशनल इनकम इस बार की इंडिया की बहुत गिरने वाली है। ठीक, तो नेशनल इनकम एक्चुअल में आप क्या समझते हैं उससे हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म। अब मैं आपको इसके पहले भी क्लासेस में बोल चुका हूँ, वापस से आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें ये शॉर्ट नोट्स हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग जो है इसे हाईलाइट करते चल रहे हैं जो काम की बातें हैं उसको। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी ये जो बुक्स है इसके प्रिंट आउट्स निकाल लेना है और इसको हाईलाइट करते चलना है। नहीं निकालना है प्रिंट आउट, समझ लो कोई व्यक्ति बड़ा बिजी है और किसी कारण से नहीं निकाल सकता इसका प्रिंट आउट, कोई बात नहीं है। आप एक काम करें, कम से कम इसको मेरे साथ में दोहराते चले जो शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। तो नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म, तो इन्होंने इसको अनसर्टेन टर्म बोला है, विच इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द नेशनल डिविडेंड, यूज्ड इंटरचेंजेबली नेशनल डिविडेंड के साथ, नेशनल आउटपुट के साथ और नेशनल एक्सपेंडिचर के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो नेशनल इनकम जो है अनसर्टेन टर्म है, इंटरचेंजेबली यूज होता है नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर के साथ। On this basis, national income has been defined in a number of ways. तो national income number of ways में defined है। In common parlance, national income means the total value of goods and services produced annually in a country. तो कॉमन लैंग्वेज में नेशनल इनकम का मतलब होता है जितने भी रुपए की गुड्स और सर्विसेज भारत देश में बनाई गई है एक पर्टिकुलर समय में, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। In other words, the total amount of income accruing to a country from economic activity in a year's time is known as national income. तो ये भी एक बात है कि टोटल इनकम जो कंट्री को हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, उसको भी नेशनल इनकम बोला जाता है। It include payment made to all resources in form of wages, interest, rent and profits. तो किसी भी तरह का पेमेंट अगर आपने किया है वेजेस के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, रेंट के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, तो वो भी इसमें शामिल है। तो नेशनल इनकम कॉमनली इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर से। भारत देश में जितनी भी इनकम हुई है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं एक कॉमन भाषा में। नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम इज अ ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस लेस डेप्रिसिएशन, हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब आपकी जितनी भी नेशनल इनकम है उसमें से नेट नेशनल इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन करके बोला जा सकता है। तो अपन लोग इसको लिख लेते हैं एक जगह पे, नेट नेशनल इनकम divided by gross national product less depreciation है। It is to be noted that national income includes net factor income earned from abroad also। तो ये भी एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेट नेशनल इनकम में जो है
जो फॉरेन से इनकम कमाई गई है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो बहुत बार हमारे जो गुजराती भाई है या जो भाई लोग हमारे बहन लोग हमारे फॉरेन गए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में, बहुत बार वो वहाँ से अपनी इनकम को भेजते हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं उसको भी भारत की कमाई में इंक्लूड करेंगे भाई। वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ओनली फिनिश और फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड एज फैक्टरिंग इंटरमीडिएट गुड्स used for manufacturing would amount to double counting. It include taxes but does not include the subsidies. Methods of measuring national income, तो यहाँ पे method to measure national income, product method और value added method, income method और expenditure method. ठीक, the product method measures the contribution of each producing enterprises in the domestic territory of the country. तो product method क्या है, वो contribution को देखता है हर एक उसका कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुआ है, measures the contribution of each producing enterprises in the domestic territory of India. अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये समझ लो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग ने 100 करोड़ रुपए का कपड़ा इस बार जो है प्रोड्यूस किया। स्टील उद्योग ने 200 करोड़ रुपए का स्टील पैदा किया इस बार, प्रोड्यूस किया इस बार। तो 300 करोड़ रुपए का हमारा जो है नेशनल इनकम हो गया इस तरह से, ऐसा मान लो अगर इन दोनों की बातें करें तो सिर्फ। ठीक, दिस मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें क्या क्या बातें आती हैं, identifying the enterprise and classify them into individual sector according to their activities. तो सबसे पहले तो हमको अलग अलग कौन सी enterprises है और उनको आइडेंटिफाई करना है उनके सेक्टर के हिसाब से। Estimating net value added by each producing enterprises as well as industrial sector and adding up their net value added by all the sectors. तो एस्टिमेट करना है कि हर सेक्टर ने जो है कितने कितने रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था और जो है कितने रुपए की वैल्यू प्रोड्यूस की गई थी। तो सबसे पहले तो एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई करना है कि देखो ये कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, ये स्टील है, ये रबड़ है, ये जूट है, ये XYZ सेक्टर्स है। और उसके बाद में कि हर एंटरप्राइजेज ने इस बार क्या वैल्यू ऐड की उसको अपन ने देखना है। एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ मैं, वैल्यू ऐड बड़ा सुंदर शब्द है इसमें। तो नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो एक कपड़ा उद्योग है, कपड़ा बन के निकला 100 रुपये का। अब जो कपड़ा बन के निकला 100 रुपये का, तो वो गया टेलर के पास, टेलर भाई साहब ने उसको काट छाट के एक पैंट बना दिया, एक शर्ट बना दिया। और पैंट और शर्ट बनाने के बाद वो 50 रुपये उसमें और ऐड कर रहे हैं और 150 रुपये का शर्ट और पैंट मार्केट में बेच रहे हैं। 100 का कपड़ा, 50 की मेहनत, 150। तो टेलर भाई साहब की जो आप बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से नेट वैल्यू एडेड कितने रुपए की हो गई, तो 50 रुपए की हो गई। उन्होंने कितने रुपए की कमाई भारत को कमा के दी, इस देश में कंट्रीब्यूट की, इस देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट की, 50 रुपीज की कंट्रीब्यूट की। गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम लोग बोलेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो है उन आर काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू। तो हमको जो है उसको मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करना है। The product approaches defines a nation's gross product as that market value of goods and services currently produced within a nation during 1 year period of time. तो एक साल के दौरान कितने रुपए के प्रोडक्ट और सर्विसेज इस भारत देश में पैदा हुए, मार्केट वैल्यू के दाम पे हम लोग इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP के तौर पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं भाई। करंटली प्रोड्यूस विद इन नेशन विद इन 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के दौरान कितने रुपए का माल पैदा हुआ या सर्विस पैदा हुई। द प्रोडक्ट अप्रोचेज मेजरिंग नेशनल इनकम इन्वॉल्व एडिंग अप द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। हियर वी फोकस ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड एड अप देयर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। द मेन सेक्टर्स हुज प्रोडक्शन वैल्यू इज एडेड अप आर, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनकी वैल्यू को देखा जाता है यहाँ
पे, तो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो इन सेक्टर्स को हम लोग जनरली देखते हैं। प्रिकॉशंस फॉर प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे। एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की वैल्यू को गिन चुके हैं, वापस से उसको गिन ले रहे हैं। वैल्यू एडिशन इन अ पर्टिकुलर ईयर, स्टॉक एप्रिसिएशन एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन जो है वो कितने रुपए का सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो जो हमारे किसान है वो प्रोडक्ट को तो पैदा करते हैं, चावल, अनाज, गेहूं को तो पैदा करते हैं, मगर वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही उसको खा जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग कहीं हो नहीं पाती है। तो ये कुछ मेथड्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। Problem of double counting, when we add up the value of output of various sectors, we should careful of double counting. This pitfall be avoided by either counting the final value of output or by including the extra value that each firm add up to the item. अब इसका मतलब क्या होता है, या तो हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को पकड़े कि फाइनल प्रोडक्ट कितना बन रहा है, या हर स्टेज पे, जैसा वैल्यू एडेड टैक्सेस में या जीएसटी में होता है कि हर स्टेज पे कितने रुपए की वैल्यू ऐड हो रही है उसको गिने। वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर, ये भी एक होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, द वैल्यूज ऑफ गुड्स एडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन क्वेश्चन आर एडेड अप। तो जितनी भी वैल्यूज जो है उन वो कितनी कितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसको एडेड अप करेंगे। द वैल्यूज विच हैड प्रीवियसली बीन एडेड टू द स्टॉक, तो raw material and goods have to be ignored. The GDP thus include only those goods and services that are newly produced within the current period. तो जितने रुपए की वो प्रोडक्ट या चीज़ें इस साल में ऐड हो रही है सिर्फ हमको उसको देना है। स्टॉक एप्रिसिएशन, इफ एनी मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू एडेड। तो स्टॉक जो है वो जितने रुपए की एप्रिशिएट हो रही है सिर्फ उसको ही हमने वहाँ से हटाना है, बिकॉज उससे कोई ऐड नहीं हुआ ना कोई चीज़ जो है। अब कोई समझ लो कोई चीज़ पहले 100 रुपए की थी, अब वो 120 की हो गई, मगर वो 120 की रखे हो गई, हमने कुछ ऐड नहीं किया उसमें। तो स्टॉक एप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू एडेड। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो स्टॉक ऐड हुआ है, जो उसकी वैल्यू ऐड हुई है उसको डायरेक्ट वहां से हटाएंगे। दिस इज नेसेसरी एज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कोई आउटपुट बड़ा नहीं है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, the production of goods for self consumption should be counted while measuring the national income. In this method, the product of goods for self consumption should be valued at their prevailing market prices. तो प्रिवलिंग मार्केट प्राइसेस, तो बहुत बार ये होता है कि हमारे जो किसान हैं वो दाल, चावल, अनाज पैदा करते हैं, मगर समझ लो 100 किलो अनाज पैदा किया तो 10 किलो अपने पास रख लिया, 90 किलो मार्केट में डाला बेचने के लिए, तो 90 किलो की वैल्यू पकड़ी जाती है मगर 10 किलो की वैल्यू पकड़ी नहीं जाती है। तो हमने वो 10 किलो की वैल्यू को भी पकड़ना है, बिकॉज वो भी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारी सेकेंड मेथड इसमें आती है। या तो आपने कितना प्रोड्यूस किया वो देख लो, या लोगों ने कितना खर्चा किया वो देख लो भाई। तो ये एक मेथड है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने की, हमारी नेशनल इनकम को निकालने की। द एक्सपेंडिचर अप्रोच मेजर्स द नेशनल इनकम एज टोटल स्पेंडिंग ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो measures national income as spending on final goods and services produced within a nation during a year. The expenditure approach to measuring national income is to add up all expenditure made for final goods and services at current market prices by household, firms and government during a year. तो इसमें ये देखा जाता है कि आपके हाउसहोल्ड ने, आपकी फर्म्स ने, आपके गवर्नमेंट ने कितने रुपए का जो है ऑल एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द ईयर।
total expenditure, total aggregate final expenditure on final output thus is the sum of four broad categories of expenditure. कौन सी फोर ब्रॉड कैटेगरीज का होता है वो? टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को मिला देते हैं, इन चारों को मिला देते हैं sum of all these is the national income oblique GDP of India by expenditure मेथड। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन मतलब हमने कितने रुपए की खपत की, हमने कितने रुपए दूध पे खर्चा किए, चाय पे खर्चा किए, हमने कितने रुपए का अनाज खरीदा, वो देख लो। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है हमारे पास। The consumption expenditure is the largest component of national income. It includes expenditure on all goods and services, expenditure on all goods and services during the year. तो during the year कितने रुपए का खर्चा हुआ produced and sold to the final consumer during the year. Investment expenditure है। Investment is the use of today's resources to expand tomorrow's production or consumption. Investment expenditure is expenditure incurred on by firms, new plants, adding to the stock of inventories and on newly constructed houses. तो कितने रुपए का हमने खर्चा किया नए प्लांट्स खरीदने में, स्टॉक पे कितना खर्चा किया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस पे कितना किया, ये भी हम लोग पता करते। तो पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि हमने कितने रुपए की खपत की। दूसरा है कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हमने हमारे घरों में किए, हमारे प्लांट्स में किए, हमारी स्टॉक में किए, वो भी हम लोग देखेंगे। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इसमें लिखा जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट सैलरीज देती है एम्प्लॉयज को। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस goods and services but exclude transfer payment while computing the national income. Net exports है वो import minus exports है, यहाँ पे ध्यान देना, x minus m का जो मतलब होता है वो होता है import माइनस एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स आर डिफाइंड एज टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड इज द सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस ऑन प्लांट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। प्रिकॉशंस फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या क्या प्रिकॉशंस है एक्सपेंडिचर मेथड में? द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब अगर सेकेंड हैंड आइटम पे कोई खर्चा किया गया है तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो आइटम जब पहली बार बनाया गया था तब वो उसमें इंक्लूड हो गया था। Similarly, expenditure on purchase of old shares and bond is not included, as these also do not represent expenditure on currently produced goods and services. तो जो पहले के उसमें कोई स्टॉक एंड शेयर्स में कोई हमने तो यहाँ पे पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेना है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर एंड बॉन्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट सच एज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट
old age pension, interest and public debt should also not be included because no productive services is rendered। तो अगर समझ लो कोई ट्रांसफर पेमेंट है, पेंशन दी गई है, ओल्ड एज पेंशन दी गई है, पब्लिक डेट पे इंटरेस्ट दिया गया है, तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इससे कोई भी वस्तु बनाई नहीं जाती है। इनकम मेथड है। अब एक्सपेंडिचर मेथड का ही उल्टा इनकम मेथड होती है कि भाई वहाँ पे आप देख रहे थे कितना एक्सपेंडिचर किया। अब जैसे किसी आदमी ने अपनी लड़की की शादी में 1 करोड़ का खर्चा किया, तो ऐसा तो बोल सकते ना यार कि 1 करोड़ रुपए का उसने खर्चा किया तो 1 करोड़ का कमाया भी होगा। तो बस खर्चे को देखा तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गई, कमाई को देखा तो इनकम मेथड हो गई। इनकम अप्रोच इज अनदर अल्टरनेटिव वे ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। दिस मेथड सीक्स टू मेजर द नेशनल इनकम एट द फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So this method seeks to measure national income at the phase of distribution. In production process of an economy, the factors of production are engaged by enterprises. They are paid money income for their participation in the production. तो factor of production क्या है? हाँ, लैंड, लेबर, मशीन, एंटरप्रेन्योर, इनको इनके प्रोडक्शन में कार्यरत रहने के लिए, काम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो इनकी इनकम हो जाती है। तो दे पेड मनी इनकम फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन। तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग कुछ पैसा देते हैं, वो उनकी इनकम हो जाती है। द पेमेंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स एंड पेड बाय द एंटरप्राइज आर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब क्या क्या देते हैं उनको? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देते हैं। National income thus may be defined as the sum of wages। तो national income thus may be defined as sum of wages of rent, interest and profit received by or occurred to the factors of production in lieu of their services in factor of production। Briefly, national income is the sum of all income, wages, rent, interest and profit paid to the 4 factors of production। The 4 categories of payment are briefly described as rent है, wages देते हैं, rent देते हैं, interest देते हैं और प्रॉफिट्स देते हैं। तो ये हमारी अलग अलग तरह की पेमेंट्स होती है। इसको हम लोग जो है इसमें कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि वेजेस दिया तो वेजेस अपन ने दिया तो अपना एक्सपेंडिचर हो गया, मगर अगले की इनकम हो गई। इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज अलॉन्ग विद द फ्रेंच बेनिफिट्स एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो वेजेस हम लोग देते हैं, रेंट है, रेंट को भी गिनेंगे, इंटरेस्ट को भी गिनेंगे, प्रॉफिट्स। भाई कोई भी आदमी व्यापार करता है तो मुनाफे के लिए करता है, चैरिटी के लिए कौन करता है? तो भाई उसकी भी तो इनकम हो रही है। तो प्रॉफिट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक, प्रॉफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, मतलब जो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है, चालू हुआ है, चल रहा है, उसके बिजनेस का। एंड प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, तो बहुत बार बिजनेस बंद हो जाता है मगर उससे मुनाफा आते रहता है हमें। प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम है, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी अंडरटेकन। ट्रांसफर पेमेंट सच एज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप को नहीं लेना बिकॉज ये प्रोडक्टिव नहीं है अपने आप में जो है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। इलीगल मनी अर्नड थ्रू स्मगलिंग और गैम्बलिंग, इसको नहीं लेना है। एंड वाइनफॉल गेन सच एज प्राइजेज, वॉन, लॉटरीज एक्सेट्रा, तो लॉटरी वगैरह से। तो इनकम मेथड में हमने ट्रांसफर पेमेंट को नहीं लेना है, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इलीगल मनी को नहीं लेना स्मगलिंग और गैम्बलिंग से। और विंडफॉल गेन सच एज प्राइजेज, वॉन, लॉटरीज वगैरह को नहीं लेना है हमने यहाँ पे। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड, उसको भी नहीं लेना है हमने। तो 4 तरह के इनकम को हमने यहाँ पे नहीं लिया है इनकम मेथड में। कौन सी? ट्रांसफर पेमेंट सच एज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, इनडायरेक्ट टैक्सेस, illegal money earned, windfall gains such as prize, won, lotteries etc. or receive from sale of financial asset such as share, bond etc. Key concept of national income।
तो नेशनल इनकम के जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, तो अभी देखा हमने, प्रोडक्ट मेथड देखी, इनकम मेथड देखी, एक्सपेंडिचर मेथड देखी। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो गुड्स और सर्विसेज की टोटल है जो एक साल के दौरान पैदा हुई है। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, तो ये जो है कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस एंड इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। दिस डर्नबर्ग डिफाइंस जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो डर्नबर्ग नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने डिफाइन किया है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को। क्या डिफाइन किया है? द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब पिछले साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, मार्केट वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने देखी थी। जीडीपी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, value different industry during the year is added up. This is also known as value added method to GDP or GDP factor caused by industry of origin. The following items are included in India in this agriculture and allied services. तो इसमें कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट। अब इसमें देखो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, हाईलाइट कर रहा हूँ पोर्शन को मैं, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड बिजनेस सर्विसेज, ठीक, ये सब चीजें, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज की भी जितना भी फाइनल प्रोडक्ट होता है उन सबको ऐड करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जीडीपी निकालने की तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। हमारी तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, क्लियर। इन अदर वर्ड्स इट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक, तो ये सबका टोटल है। इनकम मेथड आती है अब हमारे पास में, तो इनकम मेथड का एक पहले भी देखा वैसा ही है कि कौन कौन कितना कितना कमाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरीज, इन सब का टोटल मारो। द पीपल ऑफ द कंट्री हु प्रोड्यूस जीडीपी ड्यूरिंग अ ईयर रिसीव्स इनकम फ्रॉम देयर वर्क। द जीडीपी बाय इनकम मेथड इज नोन इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो जीडीपी बाय इनकम मेथड इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, wages, salaries, compensation, rent, interest and profit. Expenditure method. So this method focuses on goods and services produced within the country during 1 year. GDP by expenditure method include consumer expenditure on services and durables and non-durable goods. तो कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया सर्विसेज पे, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल पे। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल सच एज रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेंट्रीज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जितना भी माल बनाया गया लेस इंपोर्ट करने का है, ठीक है, तो हम लोग लेस इंपोर्ट करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला है, क्या है, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो उसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे C का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, C का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर
आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये है इंपोर्ट, और ये है एक्सपोर्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मतलब जितने भी फैक्टर इंक्लूड है उसको देख रहे हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला इन्होंने देखो यहाँ पे दिया है, कितना एकदम सिंपल है। नेट फैक्ट वैल्यू एडेड, जितनी भी वैल्यू एड हुई है भारत देश में, प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन, तो प्लस करेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन को। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द फैक्टर विद इन द कंट्री। तो विद इन द कंट्री में जितने भी फैक्टर्स को एडअप किया गया है, सिंस द नेट वैल्यू एडेड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ production. GDP is the sum of domestic factor income and fixed capital consumption. तो GDP जो है is the sum of domestic factor income and fixed capital consumption depreciation. GDP at factor includes compensation of employees. तो GDP at factor includes जो है compensation of employees, operating surplus which is the business profit of both incorporated and unincorporated income, and mixed income of self-employed. Conceptually, GDP at factor cost and GDP at market price must be identical. This is because the factor cost of producing goods must be equal to the final goods and services at market price. However, the market value of goods and services is different from the earnings of factors of production. तो देखा जाए तो जनरली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस दोनों एक जैसे रहना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो। In GDP at market prices, indirect taxes are included and subsidies by government are excluded. तो GDP मार्केट प्राइस जो रहता है उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल करते हैं, जीएसटी को, और हम लोग जो सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट हमको देती है उसको माइनस करते हैं। Therefore, in order to arrive GDP at factor cost, indirect taxes are subtracted and subsidies are added to the GDP at market price. तो देखो फॉर्मूला दिया है GDP at factor cost equal to GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Net domestic product NDP और nominal and real GDP. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट है, हाँ, इकोनॉमी का ड्यूरिंग द ईयर. सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट वियर्स आउट और बिकम्स ऑब्सोलेट ईच ईयर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. The value of this capital consumption is some percentage of gross investment which is deducted from GDP. Thus, net domestic product GDP, net domestic product equal to GDP at factor cost minus depreciation. तो आपको ये याद करना है. तो इन लोगों ने आपको क्या बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जीडीपी निकाल लो, फैक्टर कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन माइनस कर दो. Nominal and real GDP. When GDP is measured on the basis of current prices, it is called as GDP at current prices और nominal GDP. जब GDP जो है वो current prices पे measured करते हैं तो उसको GDP at current prices और nominal GDP बोलते हैं. When GDP is calculated on the basis of fixed prices in some year, it is called GDP at constant prices और real GDP. So GDP is calculated on the basis of fixed prices in some year, it is called as GDP at constant prices or real GDP. Nominal GDP is the value of goods and services produced in a year and measured in terms of rupee at current market prices. In comparing one year with another,
we are faced with the problem that rupee is not a stable measure of purchasing power. GDP may rise a great deal in a year, not because of the economy has growing rapidly but because of the rise in the prices or the inflation. ये भी इन्होंने बोला है कि बहुत बार ये होता है कि जीडीपी बढ़ती है। अब जीडीपी बढ़ रही है तो इसके पीछे क्या हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है क्या? नहीं, ये इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। बहुत बार ये होता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो हमारे बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीडीपी बढ़ गया है। ठीक, यहाँ पे अंडर जीडीपी में राइज टू ए ग्रेट डील इन अ ईयर नॉट बिकॉज द इकोनॉमी हैज growing rapidly but because of rise in prices or inflation. On the contrary, GDP may increase as a result of fall in prices in a year, but actually it may be less as compared to the last year. In both 5 cases, GDP does not show real state of economy. To rectify the underestimation and overestimation of GDP, we need a measure that adjusts for rising and falling the prices. मतलब इनका बोलना है कि GDP जो है किसी भी तरह से मेजर कर लेवे, कहीं ना कहीं वो हमें रियल पिक्चर नहीं दिखा पाती, बिकॉज या तो प्राइजेस बढ़ते हैं या तो प्राइजेस डिक्लाइन हो जाते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं जो है एक एस्टिमेशन ले लेना पड़ता है कि भाई इसके आसपास का जीडीपी है। दिस कैन बी डन, और अगर उसको रेक्टिफाई करना है तो कुछ मेजर्स भी हमारे पास है। दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग अ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस विच इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। तो इसका एक तरीका ये भी है कि जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करें टू फाइंड आउट द रियल GDP. A base year is chosen when the general price level is normal, that is, it is neither too high nor too low. The prices are set to 100 or 1 in base year. Now the general price level of the year for which real GDP is to be calculated is related to base year on the basis of following formula which is called as deflator index. अब बहुत बार क्या होता है कि भाई प्राइजेस तो बढ़ती है, इन्फ्लेशन तो है ही, तो हम लोग एक बेस ईयर ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा समझ लो कोई जीडीपी आया भी तो हम लोग उसको थोड़ा कम करते हैं, कम करके दिखाते हैं। नाउ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द ईयर फॉर विच रियल जीडीपी इज टू बी कैलकुलेटेड इज रिलेटेड टू बेस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला विच इज टू बी कैलकुलेटेड the deflator index, real GDP for the current year into base year। तो ये एक फॉर्मूला इन्होंने बना के दिया है यहाँ पे हमें। जमा जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कम करना। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। इट इज द प्राइस इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉर्मल जीडीपी इन अ गिवन ईयर बाय रियल जीडीपी फॉर द सेम ईयर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। 10 तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जीडीपी कैलकुलेट कर देते हैं, फिर उसको इस फॉर्मूले में डाल के कुछ प्रतिशत से जीडीपी को कम किया जाता है, आप ऐसा मान लो। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि कितने रुपए का जीडीपी है, एक अराउंड जो है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, तो इसको भी हाईलाइट करते चलेंगे। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके शॉर्ट नोट्स हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी अपनी बुक में बनाते चले। और जहाँ पे भी आपको कोई इशू आए वहाँ पे आप उसको नोट करें। आप किसी भी तरह से पूछना चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो जीएनपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कल जाके आपसे पूछा कि जीएनपी क्या होता है, तो आपने बोलना है जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ये क्या है? टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मार्केट वैल्यू फ्रॉम करेंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जीएनपी इंक्लूड इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज प्लस एब्रॉड इनकम, क्या बोलेंगे, एब्रॉड इनकम को। तो जीएनपी इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएनपी में 4 तरह के गुड्स आते हैं। तो पहला है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इसको बहुत सारे लोग एक्स माइनस एम करके भी लिखते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जीएनपी का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। इसमें आता है जो भी आप माल खरीदेंगे कंज्यूमर के तौर पे, वो भी इसमें आएगा। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, तो अगर किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, जैसे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया है या इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स या अनफिनिश गुड्स परचेज किया है, तो वो भी आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट है, वो भी आएगा। और नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो भी इसमें आएगा। In this concept GNP there are certain factors that have to be taken into consideration। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको हमने कंसिडरेशन में लेना है। अब देखिए पूरा पैराग्राफिक फॉर्मेट में है, बट इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, देन वी हैव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से ये बाइफरकेटेड है। और ये लास्ट है, सेवेंथ वाला जो है, तो ये इस तरह से बाइफरकेटेड है। अब इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा पोस्टमार्टम इसका कर लेते हैं कि जीएनपी में कौन कौन सी कंसिडरेशंस लेनी है। तो कॉन्सेप्ट जीएनपी, सर्टेन फैक्टर हैव टेकन कंसिडरेशन, मतलब जीएनपी के कैलकुलेशन के दौरान हमको नीचे दिए गए 7 फैक्टर्स है, उनको कंसीडर करना है। फर्स्ट है, जीएनपी इज अ मेजर ऑफ मनी इन विच ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एट करेंट प्राइजेज एंड एडेड टुगेदर। तो सबसे पहली बात है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एट करेंट प्राइजेस। काफ़ी है इतना इसमें, मतलब पहली बात आप अपने दिमाग में बैठा ले कि जीएनपी जो है मनी के फॉर्मेट में, पैसे के फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं करंट प्राइजेस पे। सेकेंड बात आती है हमारे दिमाग में, इन एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ द इकोनॉमी द मार्केट प्राइस ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 बातें हैं एक्चुअल में, मार्केट प्राइस है और फाइनल प्रोडक्ट है ना। टेकन इनटू अकाउंट मतलब सिर्फ हम लोगों को जो है मार्केट प्राइजेस फाइनल प्रोडक्ट की ही कंसीडर करनी है, बाकी को कंसीडर नहीं करना है। Many of the product pass through a number of stages before they are ultimately purchased by the customer। तो हमको हर स्टेज में जाके नहीं करना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। If those products were counted at every single, they would be included at many a time in the national product. Consequently, the GNP would increase too much. To avoid double counting, therefore, only the final product and not the intermediary good should be taken into account. तो हम लोगों ने जो है फाइनल प्रोडक्ट को लेना है, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को नहीं लेना है। थर्ड है, तो अभी 2 बातें हो गई, एक तो मॉनेटरी टर्म में कंसीडर करेंगे करंट प्राइजेस पे, दूसरा हमने बोला है मार्केट प्राइस को देखना है फाइनल प्रोडक्ट के। तीसरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जीएनपी को कैलकुलेशन करने के दौरान हमने क्या क्या बातों को कंसीडर करना है, उसका थर्ड स्टेप है गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो यहाँ पे अगर फोकट की वस्तु है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी, तो अगर फ्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसको नहीं लेना है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर मार्केट प्राइस
For example, bringing up of a child by the mother, imparting the instruction to his son by a teacher, recital to his friend by a musician. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने कंसिडर नहीं करनी है। जैसे आपके फादर ने अगर आपको कुछ चीज़ सिखाए कि आप उसकी भी वैल्यू को जीएनपी में लोगे क्या? नहीं, उसकी वैल्यू को नहीं लेंगे। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं मेरे बेटे को बहुत बार कुछ बातें बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ डेफिनेटली, तो भाई उसका थोड़ी चार्ज हम जीएनपी में लेंगे। फोर्थ है, द ट्रांजेक्शन डू नॉट अराइज फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ करंट ईयर or which do not contribute in any way to production are not included in the GNP. The transaction which do not arise from produce of current year, तो डू नॉट अराइज फ्रॉम प्रोड्यूस ऑफ करंट ईयर, इसका मतलब है कि हमने ऐसी चीज़ों को नहीं लेनी है जो इस साल नहीं जन्मे हैं या इस साल की में नहीं आते हैं। अगर कोई चीज़ है जो पिछले साल की है और उसका जैसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है, वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट पिछले कई साल पहले बना था, वो वापस बिक रहा है तो उसको इस बार नहीं लेना है। और डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे टू प्रोडक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, तो इसमें हाईलाइट कर देते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स एंड द शेयर्स and of the shares, bond and asset existing companies are not included in the GNP because they do not make any addition to the national product. The goods are simply transferred. Fifth, payment received under social security, तो अगर कोई पैसा मिला है हमें सोशल सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे कि भाई हमको अगर ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स मिल रहा है, ऑल दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स है, आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी, तो इनको जीएनपी में इंक्लूड नहीं करना है। 6, द प्रॉफिट्स अर्न्ड और लॉसेज इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। The profits earned or losses incurred on account of changes in capital asset as a result of fluctuation in market prices are not included in GNP if they are not responsible for the current production on economic activity. उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ हाउस और पीस ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो आपने जो है अगर किसी भी तरह से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसके लिए ही हमने इसके पहले डिफ्लेटर का उपयोग किया था, अगर आपको याद होगा, बिकॉज समझ लो कोई व्यक्ति है पहले 5 लाख का माल बेचता था, अब वो 5 लाख की 100 क्वांटिटी बेचता था। 2019 में उसने 5 लाख की 100 क्वांटिटी बेची, 2020 में भी वो 100 क्वांटिटी ही बेच रहा है, बट अब 5.5 लाख रुपए का माल हो गया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा जीएनपी बढ़ गया है, मैंने डिफ्लेटर को यूज़ करके 50,000 को उड़ा देना है और मैंने बोलना है मेरा जीएनपी आज भी 5 लाख रुपए का ही है। The profit earned by the selling, it will not be a part of the GNP, but if during the current year a portion of house is constructed anew, the increase in the value of house after subtracting the cost of newly constructed portion will be included in GNP। मतलब उन्होंने एक बात बोली है कि सिर्फ रेट बढ़ जाने से उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ मगर किसी ने अपना घर बनाया है और घर की जो कॉस्ट है वो 5 लाख की है, वो 5.5 लाख रुपए हो गया है बनने के बाद, तो जो कॉस्ट है वो माइनस आप करके जो मुनाफा है उसको आप जीएनपी में ले सकते हो, एक एक्सेप्शन है। लास्ट है इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड। ये सब पोर्शन अभी थोड़ी देर पहले वापस से देखे थे, पहले और देख चुके हम लोग, ये दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई इनकम है जो इलीगल एक्टिविटीज से है तो उसको भी हम लोग इसमें नहीं लेंगे। Although the goods sold in the black market are priced and fulfill the needs of the people, but as they are not useful from the social point of view, the income received from their sale and purchase is always excluded from GNP. There are two main reasons of this. One, it is not known whether these things are produced during the current year or preceding year। मतलब हम लोग ये जो bonds वगैरह है इसको क्यों नहीं लेते, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि इस साल का है या पिछले साल का है। And two, many of these are foreign made and smuggled and hence not included in GNP।
तो बहुत बार ये जो इलीगल आइटम है ये बहुत बार कब बनाए हैं और फॉरेन से आए हैं, तो हम इसीलिए भी इनको नहीं लेते। 3 अप्रोचेस टू जीएनपी है। तो 3 अप्रोचेस जो जीएनपी है उसमें पहली मेथड है आपकी इनकम मेथड टू जीएनपी है। उसके बाद आपकी जो सेकंड मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड है, यहाँ पे आप देखिए। और जो थर्ड मेथड है वो आपकी वैल्यू एडेड मेथड टू जीएनपी है। जो आपने जीडीपी के दौरान तीनों मेथड पढ़ी है, तो पहली वैल्यू एडेड वैसी ही है कि क्या वैल्यू ऐड हो रही है, दूसरी एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ी थी वो भी वैसी ही थी, और ये इनकम मेथड है कि कमाई क्या हुई है। तो वहाँ जो पढ़ा था वैसा ही है, कुछ बदलाव के साथ में, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। आफ्टर हैविंग डिस्कस द बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ जीएनपी इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ इट इज़ एस्टिमेटेड। तो हम लोग इसकी एक इस तरह से भी बना देते हैं। तो पहली मेथड हमारी यहाँ पे आप देखिए इनकम मेथड है, जमा दूसरी मेथड अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड है, और तीसरी वैल्यू एडेड मेथड है। तो आपके पास में जो है दूसरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड है। तो दूसरी मेथड आपके पास में एक्सपेंडिचर मेथड है, और तीसरी मेथड जो है आपके पास में वो वैल्यू एडेड मेथड है। तीसरी मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड है आपके पास में। तो 3 अप्रोचेस टू जीएनपी हमारे पास में ये आ गया है कि जीएनपी की। तो आफ्टर हैविंग डिस्कस द बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट of GNP, it is essential to know how it is estimated. 3 approaches are employed for this purpose. 1, the income method to GNP. तो पहली है हमारी इनकम मेथड, 2 the expenditure method, and 3 the value added method to GNP. Since the gross income equal gross expenditure, तो GNP estimation by all these matter would be same with appropriate adjustment. तो जनरली हम लोगों को ये तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद में जनरली। तो इनकम मेथड टू जीएनपी, द इनकम मेथड टू जीएनपी कंसिस्ट द रेम्यूनरेशन पेड इन टर्म्स ऑफ मनी टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एनुअली इन अ कंट्री। तो इनकम मेथड में हम लोग जो भी पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देंगे सालाना तौर पे, उन सबको इसमें कंसिडर करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड in terms of money to the factor of production annually in the country। ठीक, तो the GNP is the sum total of the following। तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो मैं थोड़ा फास्टन करूंगा इसको। वेजेस इन सैलरीज बोला था मैंने पहले, रेंट बोला था, इंटरेस्ट बोले हुआ है, डिविडेंड बोले हुआ है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनीज एंड आर रिटेन बाय देम आर इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो अगर किसी भी तरह का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लेंगे भाई। मिक्स्ड इनकम है, ये हमारी बात नहीं हुई थी पहले। दिस इंक्लूड प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, self-employed persons and partners, they form of part of GNP। direct taxes है, taxes levied on individual, corporation, other businesses are included in GNP। indirect taxes है, depreciation है, और नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है। तो एक एक देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्सेस लेविड ऑन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन एंड अदर बिजनेसेस आर इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस मिलता है उसको यहाँ पे इन्होंने कंसीडर करना जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, द गवर्नमेंट लेवीज अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स। दिस टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज, बट रेवेन्यू फ्रॉम दिस goes to the government treasury and not to the factor of production. Therefore, the income due to such taxes is added to GNP. Depreciation, every corporation make allowance for expenditure on wearing out
and depreciation of machine, plant and other capital equipment. Since this sum also is not a part of income received by the factor of production, it is therefore also included in GNP. तो depreciation को भी ले रहे हैं ये लोग. और net income earned from abroad है, तो ये भी मैंने बताया था, बाहर के जो हमारे बाशिंदे जो इंडिया छोड़ के गए हैं और वहाँ से वो पैसा भेजते हैं, तो उसको भी इंडिया की GNP में लेंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स of goods and services of the value of import of goods and services. if the और इसमें हम लोग export of goods and services को भी लेंगे. it is added to the GNP and if it is negative it is deducted from the GNP. तो देखो फॉर्मूला बहुत बढ़िया बना के इन्होंने दिया है GNP का जो है. तो GNP अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड जो है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है. GNP अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड जो है, wages and salaries, rent and interest, dividend, undistributed corporate profit, mixed income, direct taxes, interest, indirect taxes, depreciation, net income from abroad. इन एक्सपेंडिचर मेथड टू GNP है. अब एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसमें क्या क्या आता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो किसी भी तरीके का प्राइवेट कंजम्पशन अगर आपने किए हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो आता है इसमें. ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने पहले डिस्कस हो चुका है, इसीलिए मैं अब डिटेल नहीं जा रहा हूँ इसके. मैं बता दूं आपको, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेन से इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे. देखिए इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है GNP अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड. तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम हमारे घरू तौर पे कितने रुपए की चीज़ें का कंजम्पशन करते हैं, उसको C बोला है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, नेट फॉरेन इनकम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इसको पूरे को हम लोग इसमें ले लेते हैं. वैल्यू एडेड मेथड टू GNP. अब वैल्यू एडेड मेथड में मैंने वो टेलर का एग्जांपल आपको दिया था कि 100 रुपये का कपड़ा खरीद के लाया, काट पीट के उसको शर्ट और पैंट बनाया और 150 रुपये में बेचा, तो 50 रुपये का उन्होंने वैल्यू एड किया. अनदर मेथड ऑफ मेजरिंग GNP इज द वैल्यू एडेड मेथड. इन कैलकुलेटिंग GNP द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट करेंट प्राइजेज during a year is taken into account. This is one of the ways to avoid the double counting. ठीक, तो हम लोग जो है in calculating GNP the money value of final goods and services produced at current prices during a year is taken into account. This is one of the way to avoid the double counting, but it is difficult to distinguish properly between final product and intermediate product, क्योंकि बहुत सारे जो intermediate product रहते हैं वो final product के तौर पे भी काम आते हैं. फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, तो हम लोग यहाँ पे ना जो वैल्यू ऐड होंगे सिर्फ उसको लेंगे और बाकी को नहीं लेंगे. फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फ्यूल्स एंड सर्विसेज are sold at input by one industry to another. They may be final goods for one industry and intermediate for the other. तो ये भी होता है कि भाई एक इंडस्ट्री ने कच्चा माल डाल के पक्का माल बनाया, वो पक्का माल जो बना वो उस इंडस्ट्री का फाइनल है मगर दूसरी का रॉ मटेरियल हो जाता है. सो टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स used in manufacturing final product must be subtracted from the value of total output of each industry in the economy. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना भी फाइनल प्रोडक्ट आता है उन सबके टोटल मार लेते हैं और उसके बाद में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है वो उसमें से माइनस करते हैं. Thus the difference between the value of material output and input at each stage of production is called the value added. If all such differences are added up by for all industries in the economy, we arrive at GNP by value method. GNP by value added equal to gross value added plus net income from abroad. GNP एट मार्केट प्राइजेज है, तो मार्केट प्राइजेज कैसे निकालते? GNP एट मार्केट प्राइजेज, GDP एट मार्केट प्राइजेज प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड.
तो जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आती है, मतलब फॉरेन से, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, तो when we multiply the total output produced in 1 year by their market prices prevalent during that year in a country, we get the gross national product at market prices. The GNP at market prices means the gross value of final goods and services produced annually in a country plus the income from abroad. तो जो भी GNP का मतलब इन्होंने क्या बोला है, GNP at market prices means the gross value of final goods and services produced annually in a country plus net income from abroad. ठीक, GNP at factor cost है, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि बहुत ज़्यादा अब ये चैप्टर हमारे पास नहीं बचा है। ये चैप्टर जो है अराउंड 33 पेजेस हो गए, आई थिंक 37 जो पेजेस है उस तक का ये चैप्टर है हमारे पास में, और आप देखिए 36 पेजेस का ये चैप्टर है, मतलब करीबन जो है 3 पेजेस और इसके बाकी है अभी इसमें जो है। तो आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसको पढ़ लिया तो काम हो जाता है। अब जैसे GNP एट फैक्टर कॉस्ट जो इतना सब तो पढ़ लिया, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, GNP एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक, क्या होता है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस GNP इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक, ये हो जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस आप अगर देखेंगे NNP एट मार्केट प्राइसेस इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली अब इसको अंदर का मैटर हमने नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी जितना डिस्कस करना था उतना हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इतना मैटर हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें जो है, बिकॉज ये इतना काम का नहीं है हमारे लिए। अब हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ लिया, फैक्टर कॉस्ट, तो GNP एट मार्केट प्राइस निकाल लो भाई, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दो प्लस सब्सिडीज कर दो। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब रहता है नेट नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन। तो इतना हमको नहीं देखना है जो है, क्लियर। NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, तो अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का तरीका बहुत अच्छा सा है। अगेन ये पोर्शन नहीं देखेंगे हम लोग, अब हम लोग नहीं देख रहे मतलब आपने भी नहीं देखना है, और देखने की ज़रूरत है नहीं हमको उसको, इसीलिए नहीं देख रहे हैं हम। हमारे शॉर्ट नोट बना रहे हैं जिससे कि हम ज़्यादा यूजफुल काम कर सके। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस निकालो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करो प्लस सब्सिडीज करो। ठीक, या GNP एट मार्केट प्राइस निकालो माइनस डेप्रिसिएशन करो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करो प्लस सब्सिडीज करो इक्वल टू नेशनल इनकम हम लोगों को मिल सकती है। तो ये इनके फॉर्मूलेज है बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़े हैं। डोमेस्टिक इनकम अब ये देख लेते हैं बिकॉज ये पहले इंक्लूड नहीं थी। तो इनकम जनरेटेड और अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, तो income generated by factor of production within the country from its own resources, मतलब खुद के जो इंतजाम है उससे जो इनकम कमा रहे हैं इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसको डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड हाउस रेंट। इम्प्यूटेड हाउस रेंट का मतलब होता है नोशनल हाउस रेंट, मतलब आप अगर आपके घर में भी रहते हो तो आपको रेंट तो देना नहीं पड़ रहा है, नोशनल हाउस रेंट। ठीक, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मिक्स्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स of unincorporated firm, self-employed person, partnership firm, etc.
ठीक, एंड द डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब चीज़ें हमारी डोमेस्टिक इनकम में आती है। सिंस द डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट कैन ऑल्सो बी शोन एज डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, जितनी भी नेशनल इनकम है माइनस है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। Thus the difference between domestic income and national income is the net income earned from abroad. If we add net income from abroad to domestic income, we get the national income. National income equal to domestic income. अब ये दूसरी तरह से national income equal to domestic income from plus net income from abroad. ठीक, बट द नेट नेशनल इनकम अर्न बाय द फ्रॉम अब्रॉड मे बी पॉजिटिव और निगेटिव इफ द एक्सपोर्ट एक्सीड्स टू इंपोर्ट। नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, मतलब बहुत बार ये होता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है और हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, तो उसके वहाँ पे जो हमारी अब्रॉड से इनकम है वो निगेटिव होती है। इन दिस केस नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम जो रहेंगी वो ज़्यादा रहेंगी डोमेस्टिक इनकम से। ऑन द अदर हैंड व्हेन द इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, तो जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, तो नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज निगेटिव एंड द डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन द नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा रहेंगी, नेशनल इनकम तब कम रहेंगी। फिर से बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। हमारा बोलना क्या है, हमारा बोलना ये है कि अगर हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा रहेंगी, मगर अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है तो हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएंगी और हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो बढ़ जाएंगी। फिर तो प्राइवेट इनकम पे आते हैं। प्राइवेट इनकम इज इनकम ऑब्टेन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फ्रॉम एनी सोर्स। तो प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं किसी भी सोर्सेज से प्रोडक्टिव और अदरवाइज जो है अर्न करते हैं, एंड रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉरपोरेशन। इट कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम एन NNP एट फैक्टर कॉस्ट बाय मेकिंग सर्टेन एडिशन एंड डिडक्शन। तो कहाँ से आता है, इट कैन बी अराइव बाय NNP एट फैक्टर कॉस्ट मेकिंग सर्टेन एडिशन डिडक्शन। द एडिशन इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन। एडिशन क्या इंक्लूड करता है, ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन, इन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सिकनेस। अब ये बार बार थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा बेटर लगेगा आपको, क्योंकि थोड़े टैकी से वर्ड्स है, तो आपको कम से कम 2 या 3 बार ये लेक्चर सुनने हैं, ऐसा टारगेट रखना है। एंड अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो बहुत सारे अभी मैंने बताया था बेनिफिट्स जो है वो पेंशन वगैरह के। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, वाइनफॉल, गेन्स फ्रॉम लॉटरीज और फ्रॉम रेसिंग हॉर्सेज, एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, ये भी पहले पढ़ा है। द डिडक्शन इंक्लूड, अब डिडक्शन में क्या आएगा, एडिशन तो पढ़ लिया, डिडक्शन में इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज सरप्लस फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस से कुछ मिला है। तो प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट्स इन सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पर्सनल इनकम, अब पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। तो पर्सनल इनकम वो होती है जो कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो पैसा रिसीव करता है डायरेक्ट टैक्सेस को पे करने के पहले की इनकम। पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम कभी इक्वल नहीं हो सकती नेशनल इनकम के, बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट वेयर एज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब ट्रांसफर पेमेंट भी आते हैं, मतलब आपका कोई भाई बहन कहीं फॉरेन में रहता है और उसने कोई पैसा आपको दिया है तो वो पर्सनल इनकम में आता है, मगर वो नेशनल इनकम में नहीं आता है, बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट वेयर एज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Personal income is derived from national income by deducting undistributed corporate benefit
तो अब इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास में, एक बार पहले पढ़ ले रहे, नीचे हाईलाइट करूंगा, मैं सिर्फ अभी पहले पढ़ ले रहा हूँ। पर्सनल इनकम इज डिराइव फ्रॉम नेशनल इनकम बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल इनकम में से जो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट है जो हमें नहीं मिला है उसको माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड टैक्सेस एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो किसी भी तरह का प्रॉफिट या टैक्सेस है और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल पेंशन योजना वगैरह को, उसको माइनस करेंगे। These three components are excluded from national income because they do not reach individual. But business and government transfer payment and transfer payment from abroad in the form of gifts and remittances, windfall gains and the interest on public debt which are a source of income for individual are added to the national income. अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आपने जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना, वो पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो पर्सनल इनकम जो है वो क्या होता है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट, मतलब नेशनल इनकम में आपको जो पैसा नहीं मिला है कॉर्पोरेट बेनिफिट का डिविडेंड के तौर पे माइनस करो, प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस करो, मगर कोई कहीं से कोई पैसा आया है ट्रांसफर पेमेंट वो प्लस करो, पब्लिक डेट पे कोई ब्याज मिला है उसको प्लस करो। तो पर्सनल इनकम डिफर फ्रॉम प्राइवेट इनकम, तो ये बात भी अंडरलाइन कर लो, पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से डिफर होती है। इन दैट इट इज लेस देन द लेटर बिकॉज इट एक्सक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट। तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। तो आपने तो क्या करना है, अभी मैंने इतने सारे फॉर्मूले हाईलाइट किया, एक जगह पे लिख के थोड़ा घोटा लगा लेना, इसका अच्छा हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली इनकम, मतलब ऐसे खर्च करने लायक वाली इनकम। भाई होता ना, कोई हमको बोलता मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हम बोलते कितने रुपए मिलते, तो बोलता 5 लाख रुपए मिलते, तो हम बोलते काट पीट के कितना मिलता, तो बोलता 4 लाख मिलता, मतलब 4 लाख रुपए डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने के लिए मिली हुई इनकम या वो इनकम जो खर्च की जा सकती है, या वो इनकम जो खर्च की जा सकती है। तो डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल कैन बी spent on consumption by individual and families। तो ये क्या हो गई, एक्चुअल इनकम जो कि खर्चा की जा सकती है। The whole of the personal income cannot be spent on consumption because it is the income that accrues before direct taxes have actually been paid. Therefore, in order to obtain disposable income, direct taxes are deducted from personal income. The disposable, अब disposable income का मतलब क्या होता है, पहले personal income आई, उसमें से direct taxes पे किया, तो अगर आपको 100 रुपया मिला, 100 में से 30 रुपये direct taxes पे कर दिया, तो disposable income 70 रुपये की हो गई। But the whole of the disposable income is not spent on consumption, in a part of it is saved। तो पूरी की पूरी जो है disposable income जो है वो खर्चा नहीं होती, कुछ पार्ट सेव भी होता है। Therefore, disposable income is divided into consumption, expenditure and saving। तो disposable income इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब खर्चा करने, अब तुमको तो 100 रुपये की कमाई हुई थी पर्सनल इनकम, उसमें से 30 रुपये गवर्नमेंट ले गई, डिस्पोजेबल इनकम बची 70 में से 50 रुपया खर्चा किया, 20 रुपया सेविंग किया। If the disposable income is to be deducted from national income, we deduct indirect taxes plus subsidies,
direct taxes on personal and on businesses, social security payment, undistributed corporate profit or business saving from it, and add transfer payment and net income from abroad। तो ये देखो फॉर्मूला आया है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? तो डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम निकालो, उसमें से बिजनेस सेविंग माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, सब्सिडी प्लस कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन्स माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिजनेसेस माइनस कर दो, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स माइनस कर दो, ट्रांसफर पेमेंट प्लस कर दो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो। रियल इनकम। अब रियल इनकम किसको बोलते हैं? तो रियल इनकम एक्चुअल में जो हमको मिलती है, मतलब मिलती है इन व्हाट सेंस, एक बहुत बार होता है बातचीत आजकल कि जैसे समझ लो अगर कोई व्यक्ति 1980 में 30,000 रुपये कमा रहा था और आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या उसने अपनी इनकम बढ़ाई? ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज इस दौरान जो है खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो जब 30,000 रुपये में उसका घर जैसे चलता था 1980 में, आज 1 लाख रुपए में हो सकता है वो वैसे ही चलता हो। तो रियल इनकम का मतलब है कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दो। आज जैसे बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग नागपुर में रहते हैं, तो समझ लो नागपुर के 30,000 रुपये कमाया, तो बहुत बार लोग बोलते हैं, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, बोले बॉम्बे के 50,000 कमाया बोले। तो इसका मतलब क्या है? बॉम्बे में 50 कमाऊंगे, उसके मुकाबले नागपुर के 30 अच्छे भाई, क्योंकि बॉम्बे में महंगाई ज़्यादा है, नागपुर में महंगाई नागपुर में भी है मगर उस मुकाबले थोड़ी कम है भाई। तो रियल इनकम इज द नेशनल इनकम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर टेकन एज बेस। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि फलाना ईयर में फलाना रेट था तो अब इतने रुपए का रेट हो गया है। ठीक, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड as expressed in terms of money at current prices, but it does not indicate the real state of the economy. It is possible that net national product of goods and services this year might have been less than that of last year, but owing to an increase in prices, NNP might be higher this year. यही बातें वो बोल रहा है कि हो सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है पिछले साल का कम था, इस साल का ज़्यादा है, बट इस बार रेट बढ़ गए ना। पहले जो चीज़ 100 की आती थी वो 120 की आने लग गई, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते एनएनपी बढ़ गया, क्योंकि एनएनपी तो उतना ही है, रेट बढ़ गया है। एनएनपी माइट बी हायर दिस ईयर। ऑन द contrary, it is also possible that NNP might have increased but the price level might have fallen. As a result, national income would appear as less than that of last year. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को लगता है कि NNP गिर गया, मगर NNP नहीं गिरा, हमारा जो प्राइस लेवल था वो गिर गया, उसके कारण हमको NNP गिरे हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है भाई कोविड-19 के कारण जो है लोगों के धंधे ना चले, धंधे ना चलने से वो रेट कम करे जिससे माल बिके, तो माल तो उन्होंने पिछले साल से ज़्यादा बेचा मगर पैसा कम आया, तो क्या उनका धंधा कम हुआ? नहीं, धंधा ज़्यादा ही हुआ है मगर रेट जो है उसका फर्क आ गया यहाँ पे। इन बोथ द सिचुएशन द नेशनल इनकम डज नॉट डिपिक्ट द रियल स्टोरी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो दोनों ही पोजीशन में चाहे वो बढ़ जाए इन्फ्लेशन चाहे डिफ्लेशन आ जाए, एनएनपी सही नहीं दिखता। इसीलिए हमको माइनस अगर बढ़ गया है तो डिडक्ट करो और अगर कम हो गया है तो प्लस करो, करके सिचुएशन को रेक्टिफाई करके दिखाना पड़ता है। टू रेक्टिफाई सच अ मिस्टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम हैज बीन इवॉल्व्ड। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियल इनकम ऑफ द कंट्री ए पर्टिकुलर ईयर इज टेकन एज बेस ईयर व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इज नाइदर टू हाई नॉर टू लो एंड द प्राइस लेवल फॉर दैट ईयर इज assumed to be 100. Now, the general level of prices of a given year for which national income is to be determined is assessed in accordance with the prices of base year. For this purpose, the following formula is employed. Real NNP का मतलब क्या होता है? तो रियल NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट का NNP ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। क्लियर? जम रहा है बात ये? ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति की कमाई कितनी है, प्रति व्यक्ति पर
पर्सन इनकम। बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति कमाई ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति कमाई। The average income of the people of a country in a particular year is called per capita income for that year. This concept also refers to measurement of income at current prices and at constant prices. For instance, in order to find out the per capita income for 2018 at current prices, the national income of country is divided by the population of the country in that year. तो अब समझ लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाए गए हैं 2018 में, है ना। कितने लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए? 100 लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए। 100 पीपल ने 1 लाख रुपए कमाए। भारत में 100 पीपल है ऐसा मान लो, तो प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमाए? 1000 रुपीज पर पर्सन इनकम। तो प्रति व्यक्ति कितने रुपए की कमाई हो गई? 1000 रुपीज प्रति व्यक्ति कमाई हो गई। सिमिलरली फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट द रियल पर कैपिटा इनकम दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत अच्छा है, इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। हाँ, और रियल पर कैपिटा इनकम फॉर, तो रियल नेशनल इनकम फॉर 18 एंड पॉपुलेशन ऑफ 2000। तो सबसे पहले तो रियल नेशनल इनकम निकाल लो एडजस्टमेंट्स वगैरह करके। दिस कॉन्सेप्ट अनेबल अस टू नो द एवरेज इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अब अमेरिका वालों की 1000 नहीं आएंगी, उनकी हो सकता है 1 लाख रुपए आए, तो वही वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है। यहाँ का हो सकता है उतना अच्छा ना हो, और हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज है उनका इंडिया से भी खराब हो, बट इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज इन एवरी कंट्री due to unequal distribution of national income, a major portion of it goes to richer section of the society and thus income received by the common man is lower than the per capita income। तो जो per capita income आती वो प्रति व्यक्ति आय आती, उससे हमको एक अंदाज़ा मिल जाता कि कौन सी कंट्री में कितने लोग कितना कमाते होंगे। मगर ये एकदम रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता, बिकॉज बहुत बार अमीर लोगों के पास में ज़्यादा इनकम पहुंच जाती है और गरीबों के पास में कम पहुंचती है, तो वो मिसलीड भी कर सकता है चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे चैप्टर 2 के कुछ MCQs आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। डैश मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जो कि हम हमारे पे खर्चा कर सकते हैं, तो हम हमारे पे जो खर्चा करते हैं उस इनकम को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। द फॉर्मूला टू डिराइव NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या फॉर्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का? तो NNP एट मार्केट प्राइजेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद डैश इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन GDP। GDP इन्फ्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन GDP। तो GDP इन्फ्लेटर आता है, उससे हमको पता चलता है कि क्या रेट्स में बदलाव हुआ है और गुड्स एंड सर्विसेज का GDP में जो इंक्लूड है। द फॉर्मूला टू कंप्यूट GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज नेट वैल्यू एडेड प्लस डिप्रिसिएशन। ये थोड़ी देर पहले ही देखा था और आप लोगों ने इनको याद करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो कितना कन्फ्यूजन करके देता है, मगर इसमें भी तुम देखो ना, माइनस है पहले, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइडेशन है, तो प्लस ही ज़्यादातर में रहता है। और लास्ट इसका आता है द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रियल GDP। तो रियल GDP के लिए फॉर्मूला हमने देखा था नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर इनटू 100, तो उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द रियल GDP। ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर जो है ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड चैप्टर आता है इंडियन यूनियन बजट। क्या आता है? इंडियन यूनियन बजट।